देखिए फंक्शन fx is said to be monotonic. fx is said to be function fx या fx is said to be monotonic if it is increasing, or decreasing, if it is increasing or decreasing in their entire domain. In their entire समझना बहुत सिंपल सी बात है। आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वो अपनी पूरी डोमेन में या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। मतलब इंक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया, अगर वो हमेशा इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन मोनोटोनिक होगा, और या फिर वो फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन मोनोटोनिक कहलाएगा। यदि फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? नॉन मोनोटोनिक। क्या कहलाएगा? नॉन मोनोटोनिक। जैसे अभी एग्जांपल बताऊंगा, देखो सिंपल सा बहुत बेसिक मैंने एक एग्जांपल लिया। अब इसमें मैंने तीन इंटरवल लिए। तीन इंटरवल में सबसे पहले इंटरवल ली -π/2 से π/2, दूसरा लिया π/2 से 3π/2, और तीसरा लिया 0 से 2π, 0 से π, 0 से 2π तक की ले लो आप, ठीक है। अब -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ अगर आपको याद है sin x का, तो एक बार आप सोचो मन में कि ग्राफ हमेशा कुछ इस तरीके से बनता है, -π/2 से π बनता है, और π/2 से 3π/2 में ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। तो -π/2 से π/2 में हमेशा ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और π/2 से 3π/2 में हमेशा ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इन दोनों केसेस में फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक। क्योंकि क्वेश्चन है डोमेन यही है, इस डोमेन में फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इसका dx 0 भी हो रहा है, लेकिन वो 2 पॉइंट पे हो रहा है। 0 वाली बात हम अलग करेंगे। अभी हमने ये लिखा, ये इंक्रीजिंग है क्योंकि हमने ग्राफ जानते हैं हम इसका भी ग्राफ जानते हैं इस इंटरवल में कि वो डिक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन अगर डोमेन sin x की डोमेन में ये लिखता हूं तब भी वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, और ये डोमेन लिखूंगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, फंक्शन मोनोटोनिक कहलाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है? फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, तीन को तो नहीं कितने से 136 आ रहे हैं 236 136 330 बस कितना वरना बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक, क्योंकि 0 से π/2 में इंक्रीज, π/2 से 3π/2 में डिक्रीज, 3π/2 से 2π वापस ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूरी डोमेन में दोनों अगर आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं एक बार भी अगर फंक्शन डिक्रीज हो गया, इसका मतलब वो फंक्शन आपका नॉन मोनोटोनिक में काउंट होगा। समझ में आपकी बात क्लियर? लिख लो इसको।
के 5 देगा नेक्स्ट हेड डालना है। इसके बाद मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। यस नहीं कर दिया हमने बात नहीं। हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर अपनी बात करनी है। उसके बाद वाला टॉपिक होगा इन एन इंटरवल। जैसे हमने कंटिन्यूटी में भी ये काम किया था। पहले हमने किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करने के लिए हमने उस पॉइंट का पॉजिटिव, उस पॉइंट का नेगेटिव और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों को बराबर किया और कहा वो कंटिन्यूअस हो। वो तो बात हुई पॉइंट पर बात। फिर उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा इंटरवल। तो इंटरवल में हमने ग्राफ बनाया और हमने उसके लिए 3 पॉइंट लिखे थे कि ए से बी ओपन में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए का पॉजिटिव ए के बराबर और बी का नेगेटिव बी के बराबर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ते हैं मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। मैं 3 ग्राफ बना रहा हूँ, तीनों समझेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। इस पॉइंट पर हमें मोनोटोनिसिटी चेक करना। अब देखिए इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे अगर आप जाते हैं, ये पॉइंट आप ले लेंगे a प्लस h। इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो यहाँ पे ले लेंगे आप a माइनस h। आप इस पर अगर ये फंक्शन y इक्वल टू fx है तो ये पॉइंट की पर वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ a माइनस h। ये पॉइंट पर वैल्यू f ऑफ a और इस पर वैल्यू एक दिन वाले x पर कमेंट करते हो तो आपको ये दिख रहा है कि a माइनस h a और a प्लस h कंडीशन दिख रही है कि हमेशा a प्लस h a से बड़ा होगा और a आपका a माइनस h से बड़ा होगा। कोई डाउट नहीं आता। अब अगर आप फंक्शन की वैल्यू पर कमेंट करो y तो आपको ये दिख रहा होगा कि f ऑफ a माइनस h किससे छोटा होगा? f ऑफ a से। और वो किससे छोटा होगा? f ऑफ a प्लस h होगा। इसका मतलब ये हुआ कि fx is increasing function at x equals to a। तो a पर फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। कैसे हुआ? क्यों हुआ? तो आप ये देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती वैसे वैसे f की भी वैल्यू बढ़ती जाए। इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आए। x में अगर आप देखते हो a पर और a प्लस h, अब आप देखो ना a प्लस h आगे वाली वैल्यू, a माइनस h पीछे वाली वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू भी a प्लस h पे बड़ी है और a माइनस h पे छोटी है। तो ग्राफ कैसा हुआ? इंक्रीजिंग। अगर इस पे बात करोगे ये हो गया f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a, f ऑफ a प्लस h। ये पॉइंट हो गया a माइनस h, ये हो गया a प्लस h। अब अगर आप x पर कमेंट करते हो तो a माइनस h, a प्लस h, ये आता है। तो अगर आप y पर कमेंट करोगे f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a और f ऑफ a प्लस h, कौन सी बड़ी वैल्यू होगी? a माइनस h। और f ऑफ a बड़ा किससे होगा? a प्लस h। सही बात है। तो इससे इस सिचुएशन पे इनइक्वालिटी क्या होगी? रिवर्स। और याद तो आइडिया में मैंने बताया था जब भी हम दोनों तरफ cos ले लेंगे या tan ले लेंगे तो ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, और ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। वो कारण ये था। समझ में आ गई बात? अब इट इंप्लाइज fx is decreasing function at x equals to। कोई डाउट? अब यहाँ पे
मैंने ग्राफ ऐसा बनाया है कि a माइनस एच और a प्लस एच में बराबर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यही ग्राफ होगा, ऐसा भी हो सकता है, ये भी ले सकते हो। तो आपके पास इस सिचुएशन में भी आपके पास यही आने वाला है। दूसरा ग्राफ लूंगा तो बता दूंगा। x पर क्या कमेंट करो, ये कमेंट करो, तो कंडीशन ट्रू है। लेकिन अब y पर कमेंट करो, f ऑफ a माइनस h किससे बड़ा है? f ऑफ a से। इतनी सी सिचुएशन से हमें ये पता चल रहा है ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। लेकिन अगर मैंने f ऑफ a प्लस h की भी बात करी तो कंडीशन क्या आ गई? f ऑफ a। और इस सिचुएशन पे ये फंक्शन कैसा बन गया? नॉन मोनोटॉनिक। और इसने मिनिमा दिया एट x इक्वल्स टू a पर इसने क्या दिया? मिनिमा। कैसे फील आ रहा है? देखो आपका ग्राफ इस तरीके से है, आप किसी भी बॉटम पॉइंट के इधर गए तो ग्राफ की वैल्यू बढ़ी, इधर गए तभी ग्राफ की वैल्यू तो बढ़ी रही। तो a पर तो उसके इर्द गिर्द में वैल्यू उससे ऊपर मिल रही है, a पर मिनिमम मिल रही है, तो वो पॉइंट हमेशा क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमम, मिनिमम। अभी वो आगे टॉपिक में आएगा, वो तो मैंने सिर्फ यहाँ लिखा है। अच्छा एक चीज समझो, इस पॉइंट के बाद जो ग्राफ बन रहा है ये वाला दिख रहा है? इस ग्राफ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता तो ग्राफ कैसा होता? इंक्रीजिंग। कैसा होता? इंक्रीजिंग। क्योंकि ग्राफ का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी भी पॉइंट पे लोगे पहली कंडीशन ट्रू होती जाएगी। अगर आप a से पहले इस पॉइंट से पहले वाले ग्राफ को देखते हो डिक्रीज हो रहा है, आप कोई से भी पॉइंट पर वैल्यू निकालोगे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस एक के लेफ्ट वाला पार्ट हमेशा डिक्रीजिंग है, राइट वाला पार्ट हमेशा इंक्रीजिंग है। और जब ध्यान से सुनो, जब ग्राफ बन रहा है, जब ग्राफ बन रहा है और हमेशा प्रॉपर कंटीन्यूअस ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की डोमेन के पूरी जितनी ग्राफ है उतनी पूरी डोमेन है, और पूरी डोमेन में ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहा है। इसीलिए इस फंक्शन को अपन ने क्या बोल दिया? नॉन मोनोटोनिक। आपका अगर ग्राफ ये है, यहां से यहां तक की डोमेन में मैंने ग्राफ बनाया, इस डोमेन में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लोगे फंक्शन की वैल्यू हमेशा गिरती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ ग्राफ कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग। पूरी डोमेन, ऐसा नहीं है कि इतनी पोर्शन की डोमेन पे इंक्रीजिंग है, इतने पे डिक्रीजिंग है, तो सर इतना सा पार्ट तो मोनोटोनिक है, ये पार्ट मोनोटोनिक है ना। अगर मैं ये बोलता हूं, सुनना ध्यान से स्टेटमेंट को, sin x एक फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या है? उसकी डोमेन क्या है? r, जनरल r। अगर सिर्फ sin x की बात करो और x बिलोंग्स टू r की बात करोगे तो ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक कहलाएगा। लेकिन 10x की बात करो, 10x हमेशा इंक्रीजिंग होता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है किसी को? आपको नंबर बता दूँ, मैं बता
तेरे कार्ड में नंबर लिख रखे उनके कर दूँगा। दो चीज़ तो वही क्या पता है कौन का यदि दोस्त में है यदि तेरे पापा ने नंबर हो ना किसी का नहीं दूँगा लिखवा दी तो है ना पहले आना पड़ेगा तो यार कैसे चल 2 तारीख को कैश लगना पड़ेगा चल नहीं Done? Monotonicity of fx at x equals to a. Monotonicity of fx at x equals to a comma double inverted comma x equals to a should lie in the domain x equals to a. अरे ये लिखा ना आपने x equals to a लिखा होगा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा x equals to a should lie in the domain. X equals to a should lie in the domain. Double inverted comma close. Without consideration of continuity and differentiability at x equals to a. Without consideration of continuity and differentiability at x equals to a. क्या समझ में आया इस पॉइंट से? इस पॉइंट से समझो आपको अगर लिमिट निकालनी होती थी या लिमिट निकालनी होती थी तो वो पॉइंट डोमेन में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था. हम 2 का पॉजिटिव 2 का नेगेटिव देखते थे. अगर वो डिफाइंड और बराबर तो लिमिट एग्जिस्ट. बट व्हाट विल बी इन द केस ऑफ कंटिन्यूटी में क्या चेंज परिवर्तन आया? डोमेन में होना जरूरी था क्योंकि तीसरा पॉइंट वही होता था कि f ऑफ a के बराबर आ जाए. तो f ऑफ a तो तभी आएगा जब वो डोमेन में होगा. अब कंटिन्यूटी की बात जब भी मोनोटोनिसिटी की बात कभी भी करोगे किसी पॉइंट पर तो वो पॉइंट डोमेन में होना जरूरी है. भले उस पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस हो, डिसकंटीन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है. अगर पॉइंट पर बात करेंगे तो पॉइंट पर बात नहीं होगी, इंटरवल में बात होगी तो मैं लिखाऊंगा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. लेकिन जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं भी ग्राफ देखा जिस पॉइंट पर ये डिसकंटीन्यूअस हुआ उसी पॉइंट पर मैंने a मान लिया और मेरे को इसी a पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी चेक करनी है. क्या चेक करनी है? मोनोटोनिसिटी. अब आप देखो a प्लस h करते हो तो आगे जाओगे
और a माइनस एक्स कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और f ऑफ a इधर। x के ऊपर हमने कंडीशन देखी कि a माइनस एच a और a प्लस एक्स सेटिस्फाइड होना, ये तो कंडीशन है। लेकिन y, क्योंकि हमने माना y इक्वल टू एफ एक्स, क्या होगा f ऑफ a माइनस एक्स, f ऑफ a और f ऑफ a प्लस एक्स। इट इम्प्लाइज कि फंक्शन fx इज monotonically increasing at x equals to a, although fx is discontinuous and non-differentiable at x equals to। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है फिर भी और डिसकंटिन्यूअस है फिर भी हमारा फंक्शन मोनोटोनिक तो कहलाएगा क्योंकि अच्छा ये तो मैंने ना पीरियड डायग्राम बनाया तो 10x दे देता हूं। 10x डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और डिसकंटिन्यूअस किस पे है, π/2 पे, वो तो डोमेन में भी नहीं है। अरे बात में आ रही है, लेकिन उस पॉइंट फंक्शन को फिर भी क्या बोल रहे हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन, सॉरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने जिस पॉइंट पे डोमेन में नहीं है उस पर डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। 10x कभी भी π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी π/2 पे निकालोगे तो डिफाइंड नहीं होगा। तो π/2 वो पॉइंट है जिस पर डिसकंटिन्यूटी बताते हैं। याद करो कंटिन्यूटी पहली लाइन नोट में ये लिखाई थी कि कंटिन्यूटी की बात होगी तो 10x एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि कंटिन्यूटी हमेशा बात होती है उसकी डोमेन, तो डोमेन में n2n + 1 π/2 है ही नहीं, तो 10x कंटीन्यूअस हो गया। लेकिन अगर हमने 10x की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो हम π/2 3π/2 को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट में वापस रिपीट कर रहा हूँ, 10x एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑल्दो वो डिसकंटीन्यूअस है π/2 3π/2 5π/2, और अगर वो डिसकंटीन्यूअस है तो इट इंप्लाइज वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो वो तो एक स्टैंडर्ड फंक्शन बोल दिया मैंने। अब यहाँ देखो आप, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया, मैंने क्या बनाया, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a से वो कंडीशन को ट्रू कर रहा है, तो a पर फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हाँ, अगर ये ग्राफ यहां हो जाता तो ये क्या बन जाएगा, नॉन मोनोटोनिक, बिल्कुल सही। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है a पर, और वो भी डिफाइंड वैल्यू आती है क्योंकि वो डोमेन में है। समझा आगे बात सब। ये वाला ऐसा, अभी वो इस पॉइंट पे नॉन मोनोटोनिक है, मतलब पॉइंट पे तो नॉन मोनोटोनिक है ना, क्योंकि इसके पीछे भी ग्राफ यहाँ है, इस पे यहाँ f ऑफ a से तो थोड़ी छोटी है ना भाई, नॉन मोनोटोनिक हो।
नेक्स्ट लिखिएगा मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। ठीक है, fx is said to be monotonically increasing function। fx is said to be monotonically increasing function in x belongs to x1 comma x2 if वापस रिपीट करूं, आप सुन लो ना, रिपीट तो कर रहा हूं। fx is said to be monotonically increasing function in x belongs to x1 comma x2 close bracket if इसमें तीन सिचुएशन। सबसे पहली बात सुनना, मैं पूरी बहुत बड़ी लाइन को एक लाइन में लिख रहा हूं। समझ में आई है? मैंने एक सिंबल लिखा, सारी चीज लिख दी। x1, x2 ओपन इंटरवल में आप कोई भी c ले लो, सारी c मतलब x1, x2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है उन सारी वैल्यूज पर यहाँ पर लिखा ना फॉर ऑल मतलब c हमेशा हर वैल्यू जो कि किसके बीच में लाई कर रही होगी, x1 से x2 के बीच में, वो हमेशा इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। और ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन कब आती है, कौन से ग्राफ में आती है, जब वो इंक्रीजिंग होता है। उसका रीजन सुनो, समझो, एक सी पॉइंट लिए हो तो उससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा, c प्लस है, उससे जस्ट छोटा कौन सा होगा, c माइनस है, और तीनों तरफ f लगा दोगे तो f ऑफ c माइनस h, f ऑफ c और f ऑफ c प्लस h। ये कंडीशन ट्रू हो गई हमेशा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये कंडीशन हमने किसके बीच में लगाई है, x1 से x2 ओपन के बीच में। और क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर एक ही वर्ड है, सिंपल, फॉर ऑल। मतलब फॉर ऑल का मतलब है कि जो भी वैल्यू लोगे आप x1 से x2 के बीच में उसको आप c मान लो, और उस c पर ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल हो। दूसरी कंडीशन, f of x1 plus h should be greater than f of x2। देखो अभी बताता हूँ, एक मिनट को पहले लिख देता हूँ, समझ में आएगा बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये x1 है, ये x2, ठीक है। अब x1 और x2 के बीच में आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी जो बना है ओपन x1 से x2 के बीच में, ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग हो रहा है। अब x1 से थोड़ा सा आगे कौन सा, x1 प्लस h, अगर उसको इंक्रीजिंग बनाना है तो x1 प्लस h के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 100% f ऑफ x1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, तभी तो बढ़ रहा होगा। और x2 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू 100% f ऑफ x2 से क्या होनी चाहिए, छोटी। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये कहेंगे x belongs to x1, x2 क्लोज्ड में फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। कोई डाउट, कोई डाउट, लिखो इसको। अगली क्लास में दोनों पेपर और MODC 2
2B तक पूरा, मतलब LCD MOD की 2B तक पूरा, ठीक है ना। मतलब मैं अगली क्लास मान के चल रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं शायद 7 या 8 क्वेश्चन देके जाऊंगा इंग्लिश में, ताकि ये वाला टॉपिक का जो बेसिक होगा वो तो आज खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में इसका एप्लीकेशन पार्ट होगा। तो बेसिकली आपको अगली क्लास इस वीक में कब आ रही है, मेरे ख्याल थर्सडे को आ रही है, अल्टरनेट डे इस बार। अच्छा थर्सडे फ्राइडे कंटिन्यू है, ठीक है थर्सडे को। लेकिन कोई किंतु परंतु मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, नहीं किया हो तो बताओ, मेरे को कोई जरूरत नहीं, लेकिन डिस्टर्ब मत करना। कल वाली क्लास में मैं जल्दी छोड़ के चला गया इसी चक्कर में, बदतमीजी मत करना, बस तुम्हारी नहीं दूसरे बैच में मैं समझा रहा हूँ, वो भी जो बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ डिस्कशन करना है, मेरे को सिर्फ ये है कि मेरा डिस्कशन पूरा हो जाए मैं करके, नहीं तो फिर मैं रात को 9 से 11 साढ़े 10 तक कहना ऑनलाइन क्लास रखूंगा, डिस्कशन वही करूंगा। तो मैं दो ऑप्शन है, अभी तो नहीं, अभी तो चलो एमओडी तो कर देता हूँ, एओडी भी कर दूंगा। लगा मुझे तो जिस दिन मुझे लगा कि मेरे को डिस्कशन ज्यादा है, मैं रात को 9 से 10:30 ऑनलाइन क्लास रखूंगा, लिंक भेज दूंगा और डिस्कशन सारा उसी पे कर लेंगे, क्योंकि करके तो वही आएंगे जो पूछेंगे और ज्वाइन भी वही करेंगे जो करके आ रहे होंगे। रिकॉर्डिंग आएगी वो ऑनलाइन, मतलब सिस्टम की तरफ से नहीं आएगा, वो अपन भाईचारे में कर रहे हैं। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग ना मैं करने वाला हूँ, ना मैं भेजने वाला हूँ, और ना मैं आपको क्लास में कराने वाला हूँ। इसलिए बेटर है कि मैं चाहता हूँ क्लास में सारी चीजें हो जाए। तो आप लोग करके आना, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा 2B तक सब कर लो परसों तक, ठीक है। 3A 3B और 4A 4B जो भी करता है वो डाउट पे मेरे से आके पूछ, ठीक है, मैं वैसे भी मिल जाऊंगा यहाँ पर। हाँ X2 पे निकालेंगे तो X2 प्लस H पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस H और X2 पे जो तीसरी कंडीशन ले लो केवल, अगर ये कंडीशन 2 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन मोनोटोनिक है। एंड पॉइंट तो वही हुआ जो उसके पीछे लोगे, उसके आगे का फंक्शन अभी करोगे ना, क्वेश्चन में आइडिया लगेगा आपको। अगर उसके ग्राफ डिक्रीज हो गया तो फिर आप उसको मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कह पाओगे, उसको इंक्रीजिंग बोलोगे यहाँ से यहाँ तक में, लेकिन उसके आगे वाले पार्ट में अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको बोल दोगे ये डिक्रीज हो रहा है। पूरा डोमेन में अगर पूछोगे तो वो कहलाएगा नॉर्मल, ठीक है ना। चलिए अब इसमें 2 स्टार पॉइंट लिखिएगा, 2 पॉइंट में स्टार बना के लिखो। फॉर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर कंटीन्यूअस एंड, हाँ इसी में फॉर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ dy by dx, if dy by dx is greater than equal to 0, if dy by dx is greater than equals to 0 in some interval या फिर in given interval, कुछ भी लिख देना कोई दिक्कत नहीं, in given interval ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना dy by dx is equals to 0 at some discrete points of x. dy by dx is equals to 0 at some discrete points of x. Then function fx is monotonically increasing function. Then function is monotonically increasing function or strictly increasing function. दूसरा पॉइंट लिखना स्टार बना के, सेम टू सेम यही लाइन लिखनी है फॉर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। फंक्शन इज क्या लिखा था, फॉर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखते जाओ। इफ dy by dx इज लेस देन इक्वल टू 0, in the given interval
less than equal to 0 in the given interval bracket में होगा dy by dx equals to 0 at some discrete points of x, then function is monotonically decreasing or strictly decreasing function. Discrete point of x bracket 1, then function is strictly decreasing or monotonically decreasing function. अब मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूँ। पहले आप 3 ग्राफ बनाऊंगा, समझ जाओगे आप भी। देखिए 3 अलग-अलग ग्राफ बनाए मैंने, ध्यान दीजिएगा। आपको स्ट्रेट लाइन में एक कंसेप्ट तो पता है, अगर लाइन ऐसे जा रही है तो स्लोप इंक्रीजिंग है और ऐसे जा रही है तो स्लोप डिक्रीजिंग है। इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। तो आप एक चीज को बताओ मुझे कि dy by dx है क्या चीज? स्लोप। किसका स्लोप? फंक्शन का स्लोप नहीं होता है, फंक्शन पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। लाइन गलत बोलता हुआ तो फंक्शन का स्लोप बोल, आपको बोलना चाहिए dy by dx स्लोप होता है, पर वो स्लोप होता कौन सा है? एक टेंजेंट का स्लोप जिसके ऊपर हमने कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लिया होगा, उस पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया होगा और वो टेंजेंट हमेशा एक लाइन होगी, उसका स्लोप वो dy by dx होता है एट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। अब मैं अगर इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पर मान लो, अच्छा इरेजर था, ओके मैं कहा ये समझदार हूं, यहां लाइन बने कैसा था आप इंक्रीजिंग, मैंने ये पॉइंट लिया और इस पर टेंजेंट बनाई इंक्रीजिंग, यहां पॉइंट लिया इस पर टेंजेंट बनाई इंक्रीजिंग। अब देखो एक तो ये 2 लाइन हो गई, फिर मैंने यहां पे सेम काम अरे क्या है ये? सही मिले हो तुम, जीवन सुखी हो गया हमारा। एक जीवन में हम सुखी हुए थे जब इस धरती पे आए, तो दूसरे आज आपने सुखी कर दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 पॉइंट हमने मार्क करे और चारों पॉइंट आपको ये फील दिला रहे हैं कि हमेशा लाइन जो भी बनेगी उस पर टेंजेंट वो इंक्रीजिंग स्लोप पे चलेगी। टेंजेंट इतनी सी होगी, आपको पता है ये लाइन तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन अपन इतनी सी बात करें कि इस पॉइंट पर जो भी लाइन बनेगी वो इंक्रीजिंग बनेगी। अब मैं यहाँ पर कुछ लाइनें टेढ़ी यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, कुछ ये और इस वाली लाइन पे भी 1 2 और ये। अब क्या समझाना चाह रहा हूँ, बस वही समझना है, हमारा टॉपिक का बेसिक आइडिया खत्म हो जाना है। और ये समझ लो अब जो भी पढ़ना है वो इसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन से क्वेश्चन करना। इस वाली सिचुएशन में ये फंक्शन तो y होगा, y इक्वल टू fx, और हर एक पॉइंट पर ग्राफ का डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग। हर एक पॉइंट पर dy by dx अगर आप निकालोगे, मतलब हर पॉइंट पर
टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय dy by dx क्या है, ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो हम बोलेंगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कभी भी ये गिर नहीं रहा, हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा। उसका एग्जांपल भी दूंगा, अभी ग्राफिकली नहीं, फंक्शन भी दूंगा। इस सिचुएशन में dy by dx क्या हो रहा है, ग्रेटर देन भी हो रहा है और इक्वल टू 0 का हो रहा है। जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बने ना, तो आपने 11th में कंसेप्ट पढ़ा था लाइंस के बारे में कि जब भी लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, मतलब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। और इस x एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0। ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, मतलब इन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। इन पॉइंट्स के ऊपर, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पे, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे अलग अलग, आपने ये चीज सेट थ्योरी में पढ़ी है, ये वर्ड पढ़ा होगा कि कंटीन्यूअस सेट और डिस्क्रीट सेट होता क्या है, सुना है आपने? कोई ऐसा है जिसको कंटीन्यूअस सेट और डिस्क्रीट सेट में डिफरेंस नहीं पता? कंटीन्यूअस सेट मतलब ये होता है कि वैल्यू 1 से 3 बोल रहा हूं, तो 1 से 3 सारी वैल्यूज हम काउंट कर रहे हैं, 1.5 1.2 1.9 2 2.5 सारी वैल्यूज, और हम कह रहे हैं 1 2 एंड 3, जिनको हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट में, तो वो कहलाएंगी डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x। समझ में आ गई? मतलब इंटरवल नहीं है, कुछ वैल्यूज पे वो 0 दे रहा होगा। तो यहां पर fx कहेंगे इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक बोलो ना बोलो, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। लेकिन dy by dx जो 0 होगा एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स, डिस्क्रीट पॉइंट्स। तीसरे ग्राफ में क्या हो रहा है, तीसरे ग्राफ में क्या चेंज, क्या है सेकंड और थर्ड में, एक इंटरवल पे dy by dx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब इस पोर्शन पे यहां से यहां तक पे f x 0 हो रहा है। तो ये फंक्शन कैसा होगा, नहीं नॉन मोनोटोनिक नहीं होगा। नॉन मोनोटोनिक इसलिए नहीं होगा, नॉन मोनोटोनिक की डेफिनेशन या कांसेप्ट क्या कहता है, इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी। ये डिक्रीज कहां हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। आप समझो उस बात को, ये गलती होती है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पूछा ही मैंने आपसे इसीलिए था। आप इस ग्राफ में ये कहां फील करा रहे हो कि ग्राफ गिर रहा है। आप अगर इस पॉइंट, इस इंटरवल को छोड़ दोगे, बाकी इधर की इंटरवल और उधर की इंटरवल पे हर पॉइंट पे स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही जा रहा है, नेगेटिव तो जा ही नहीं रहा है। और इस छोटे से इंटरवल में dy by dx हमेशा क्या आ रहा है, 0। तो ये फंक्शन मोनोटोनिक तो है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक नहीं बोलोगे आप, इसको बोलोगे fx इज नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोला आपने? अच्छा, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। क्या फर्क है इन दोनों में, 0 और पॉजिटिव। तो आप नॉन नेगेटिव का मतलब ही तो ये कहते हो कि आप 0 ले लो और पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ज्यादा हुआ तो क्या चेंज आया, कांस्टेंट। लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ। हाँ, अगर ये ग्राफ ऊपर जाता, इधर जाता और इधर से नीचे गिर जाता, तो ये फंक्शन कैसा है, नॉन मोनोटोनिक। ये ग्राफ नीचे गिर गया। पूरा फंक्शन की बात करेंगे तो अगर यहां से यहां तक की बात करें इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक की बात भी कर ली तब भी इंक्रीजिंग, लेकिन यहां से नीचे गिरेगा तो डिक्रीजिंग। तो जब एक ही फंक्शन
अपनी डोमेन में इंक्रीज होके कांस्टेंट होके फिर गिर गया नीचे, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? नॉन मोनोटोनिक। और अगर ये नहीं बनाया आपने तो फंक्शन कैसा होगा? मोनोटोनिक तो हुआ, लेकिन मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं हुआ, ये कैसा फंक्शन हुआ? नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन। या फिर आपके मॉड्यूल के अनुसार इसको नॉन मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ही लिखा हुआ है। तो आप कुछ भी लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट फंक्शन पे होगा तो वो मोनोटोनिक कहला सकता है, क्योंकि ये जीरो तो नहीं, मतलब गिर तो नहीं रहा ना। आपको मोनोटोनिक की क्या डेफिनेशन है? इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। इंक्रीज और डिक्रीज साथ में हो तो वो नॉन मोनोटोनिक है। ये इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट हो रहा है, गिर तो नहीं रहा ना कभी भी, या तो बढ़े और कांस्टेंट हो जाए तब भी ये मोनोटोनिक हो गया, लेकिन कौन सा? नॉन डिक्रीजिंग। कांस्टेंट हो जाए फिर गिर जाए तो क्या कहलाएगा? नॉन इंक्रीज, नॉन इंक्रीजिंग। कांस्टेंट डिक्रीज दोनों अलाउड है, तो वो फंक्शन हो गया नॉन इंक्रीजिंग। तो हम इसको मोनोटोनिक कह सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल के अनुसार हम उसको नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कह के भी निकल सकते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट है? तीनों ग्राफ क्यों? अब ये वाला में ये लो एग्जांपल ले लो। अब आप ये मत कहना कि सर आपको ग्राफ पता है, आप बोल रहे हो इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं प्रूफ करता हूं कि इंक्रीजिंग। तो आप ये देखो कि f डैश x कैसा फंक्शन है? f डैश x क्या दे देगा आपको? cos x दे देगा। आपके पास जब x माइनस पाई बाय 2 से ओपन पाई बाय 2 तक जाते हो तो आपका f डैश x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। cos x तो हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, वो तो फर्स्ट पार्ट है। cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। f at x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 क्या हो रहा है? f डैश x 0, और at x इक्वल्स टू पाई बाय 2 f डैश x क्या हो रहा है? 0। तो डिस्क्रीट वैल्यूज पे 0 हो रहा है, तो इसको हम नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग में थोड़ी ना काउंट करेंगे। अलग-अलग वैल्यूज पे हुआ और बीच में ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग हुआ, तभी तो इस ग्राफ का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो माइनस पाई बाय 2 पे 0, मतलब माइनस पाई बाय 2 पे वो 0 देता है f डैश x। तो माइनस पाई बाय 2 में फंक्शन की वैल्यू -1, पाई बाय 2 में फंक्शन की वैल्यू 1, और हमेशा ग्राफ को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीजिंग। दूसरा अच्छा एग्जांपल और देखना है, ये लो, ये अच्छा एग्जांपल है। ये सबसे बेस्ट, जहां आपका f डैश x 0 का फील किया है, क्या होगा? f डैश x क्या होगा? x की कुछ भी वैल्यू डाल दो आप, कुछ भी, f डैश x हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू r, f डैश x हमेशा पॉजिटिव या 0 आ रहा है, और 0 जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है? केवल 0 पे, डिस्क्रीट वैल्यू पे, इंटरवल पे नहीं आ रहा है। किस पे आ रहा है? डिस्क्रीट वैल्यूज पे। तो हम इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाते हैं तो ये बन जाता है। बाकी कल स्केच में बताया था मैंने आपको, सेकंड डेरिवेटिव से इसकी कॉन्टिन्यूटी डिसाइड कर लेंगे, वो अभी नहीं करना था, हमें तो सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है, और वो हमारे f डैश x कमेंट कर दे। समझ में आ गई बात? f डैश x 0 समझ में आया कि नहीं आया? f डैश x 0 हो सकता है, लेकिन वो इंटरवल पे नहीं होना चाहिए, किसी पॉइंट पे होना चाहिए। स्लो पॉइंट पर ही तो बात होगी, उस पॉइंट पर f डैश x 0 हो जाएगा। उस पॉइंट पर f डैश x तो 0 होना चाहिए, 0 हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए, दोनों ही डिफाइंड अलाउड है। लेकिन वो हम अभी इस पे नहीं बोल रहे, इस पर तो हमने नॉट डिफाइंड वाला केस लिया ही है। इस पर हमने उस लाइन पॉइंट पर एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि f डैश x उसका 0 हो जाए, x एक्सिस पैरेलल हो जाए। ये मैंने फ्री एंड ग्राफ बनाया, आप इस ग्राफ को पर फील करो। आप ये देखो कि अगर dy/dx किसी पॉइंट पर, जैसे cos x और sin x का ग्राफ लिया,
cosec 0 हो रहा है -π/2 और π/2 है, लेकिन वो 0 हो रहा है उसको अलाउ करेंगे मोनोटोनिकली, और बाकी सारी वैल्यूज पर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो पूरा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। हाँ, अभी तो नॉन इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ कि नॉन डिक्रीजिंग, इंक्रीज हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। f डैश x अगर 0 आ रहा है डिस्क्रीट वैल्यूज पे तो वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर वो किसी इंटरवल पे 0 आ रहा है तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल पाएंगे, फिर हम उसको बोलना पड़ेगा भाई कि नॉट डिक्रीजिंग, इंक्रीज हुआ और किसी इंटरवल पे वो पूरा कांस्टेंट हो। Steps to solve the problems. पहला स्टेप, find f dash x. Find f dash x. Find f dash x. दूसरा पॉइंट लिखना, put f dash x equals to 0. Put f dash x equals to 0. comma critical points x equals to x1 x2 x3 up to xn. critical points x equals to x1 x2 x3 up to xn. लाइन चेंज करके लिखना डेफिनेशन। क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स, critical points are those points where either f dash x is 0, either f dash x is 0 or not defined. But should lie in the domain. Or not defined. But should lie in the domain. Done? But should lie in the domain. Third point. Mark all the critical points on the number line. Mark all the critical points on the number line. क्वेश्चन लिखिएगा, f dash x equals to 0 करना है, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जो कि होंगे x equals to x1 x2 x3 up to xn. अब लिखो, क्वेश्चन लिखो, find the interval in which find the interval in which fx is find the interval in which fx is strictly increasing or decreasing function. fx equals to 2x cube plus 3x square minus 12x plus 2. अब एक बार सब जने इधर पूरा ध्यान देना ताकि ये दो क्वेश्चन से मैं पूरा क्लियर कर दूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। f dash x निकालेंगे सबसे पहले 6x square 6x minus 12, ये लिख दिया। ये f dash x आ गया। अब f dash x 0 कहाँ हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए 1 और
माइनस नंबर लाइन पे मार्क कर दी। अब 1 से बड़ी वैल्यू f डैश x में कभी भी डालोगे, f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव है। -2 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालोगे, f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? अब -2 से नीचे कोई भी वैल्यू डालोगे, f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आई। अब ये कितनी वैल्यू है? ये सारी जो मैंने मार्किंग करी है किसकी करी है? f डैश x की। अब हमें इंक्रीजिंग बोलना है तो हम बोलेंगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब? जब x माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब? -2 से 1। अब एक चीज और, हाँ कोई डाउट है पहले तो ऐसा होता ही नहीं ना, तो नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ना। अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसका d लेस देन 0 आएगा, x की कोई रियल वैल्यू आएगी नहीं, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ और कोई डाउट? हाँ बस एक क्लोज वाला बता देता हूँ, आप कहीं पे भी क्लोज लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी क्लोज लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण पूरे फंक्शन की बात करोगे तो ये तो नॉन मोनोटोनिक है। पूरे फंक्शन की डोमेन क्या है? आपने जो क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, उसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की बेसिक डोमेन क्या होती है? ऑल रियल वैल्यू। ऑल रियल वैल्यूज के केस में ये फंक्शन हमेशा नॉन मोनोटोनिक कहलाएगा, क्योंकि कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव। तो पूरी डोमेन में बात करोगे तो ये 100% कैसी बात कर रहा है? नॉन मोनोटोनिक। यही तो आपने लिखा है कि मोनोटोनिक होना चाहिए पूरी डोमेन में। अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है मतलब पूरे डोमेन में अगर इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक है, अगर इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज भी हो रहा है तो वो नॉन मोनोटोनिक। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी की बात करूं केवल इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैं कहूंगा माइनस इंफिनिटी से -2 तक ये इंक्रीज हुआ और 1 से लेके इंफिनिटी तक ये अगेन इंक्रीज हुआ। तो मैं अगर डोमेन ही इतनी सी लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से क्लोज -2 तक यूनियन 1 क्लोज से इंफिनिटी तक, तो आप -2 से 1 के बीच में चेक करोगे ही नहीं इंक्रीजिंग के लिए। और अगर मैंने कहा आपको कि डिक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक? -2 से लेके 1 तक, उस समय इधर इंक्लूड कर दोगे तभी तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। अभी तो आपने किया था ना sin x का, क्या किया था? -π/2 से π/2 में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया था। तो π/2 क्लोज से 3π/2 में क्या बोलोगे आप? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो π/2 पॉइंट पर बात करेंगे, समझना इस बात की गहराई को, ये इंपॉर्टेंट है। π/2 पर बात करता या यहाँ पर मैं -2 पर बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये -2 इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन। -2 पर ये फंक्शन क्या है? नॉन मोनोटोनिक है। कैसे है? क्योंकि वो उसका लेफ्ट और राइट दोनों डोमेन में है और ग्राफ दोनों का क्या हो रहा है? एक बार बढ़ रहा है एक बार गिर रहा है। 1 पे भी यही सिचुएशन हो रही है, लेकिन -2 से पहले और 1 से बाद में हमेशा ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो। और -2 पर क्या होगा? लोकल मैक्सिमा, और 1 पर क्या होगा? लोकल मिनिमा। तो -2 and 1 are the point where the function gives the local maximum or local minimum value। जहां लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिल जाएगा वहां पे मोनोटोनिसिटी कभी नहीं मिलेगी। बात गहराई समझ में आई? क्या बोला मैंने? जहां पे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा उस पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी कभी नहीं मिलेगा।